मित्रों, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। कई दिनों से पूजा के पंडाल पर हमले हुए। उसमें एक मुस्लिम संगठन ने ही एक साजिश के तहत एक पूजा पंडाल में लगी हनुमान जी की मूर्ति की गोद में कुरान रखा और उसके बाद मस्जिद से ये ऐलान करवाया कि हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू हमारे पवित्र कुरान का अपमान कर रहे हैं। एक बूत की गोद में कुरान रखा है और उसके बाद मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमले किए, दुर्गा पंडाल तोड़ दिए गए, 5-6 हिंदुओं को गोली मार दी गई। और चूँकि उस पंडाल में सीसीटीवी लगा था, इसलिए वह साफ दिख गया कि एक मुस्लिम युवक ही हनुमान जी की गोद में कुरान रख रहा है और वह युवक बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त में है। मित्रों, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बांग्लादेश के मुस्लिम अपना इतिहास भूल गए। बांग्लादेश बनने की प्रसव पीड़ा, बांग्लादेश पैदा होने की प्रसव पीड़ा भारत ने झेली थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान क्या समझता था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी अफसोस की बात है कि आज बांग्लादेश के मुस्लिम, बांग्लादेश का जो एक कट्टर इस्लामिक संस्था है जिसे पाकिस्तान की ISI चलाती है, जमाते इस्लामी बांग्लादेश, उसके द्वारा दिग्भ्रमित होते हैं। और पाकिस्तान की ISI और चीन ये चाहता है कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ किया जाए। लेकिन आम बांग्लादेशी जो पढ़ा लिखा है उसे तो अपने देश का इतिहास पता होना चाहिए। मित्रों, में कुछ घटनाएं, बड़ी रोचक घटनाएं जो इतिहास में नहीं देखने को मिलती हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का दो हिस्सा था और ये नेहरू और गांधी ने देश का बंटवारा भी कैसे किया मुझे पता ना, मतलब वो दुनिया के किसी भी आदमी को यह समझ में नहीं आया कि पश्चिमी पाकिस्तान में, तो आज का जो पाकिस्तान है उसे पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। वो बना उधर पंजाब, राजस्थान उस साइड में, बीच में पूरा भारत और उधर बंगाल से सटे पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद गांधी और नेहरू ये चाहते थे कि बीच में ग्रैंड ट्रंक रोड को एक गलियारा दे दिया जाए ताकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिम पाकिस्तान जा सकें और पश्चिम पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान जा सकें। और गांधी की हत्या में यह मूल कारण भी था। शायद आपको इतिहासकारों ने ये नहीं बताया है कि गांधी जी ग्रैंड ट्रंक रोड को पूरा देना, मतलब भारत के बीच में पूरा गलियारा पेशावर से लेकर ढाका तक देना चाहते थे, जो आपके तमाम मुख्य शहरों, अमृतसर, दिल्ली होते हुए वो पूरा भागलपुर सब कुछ होते हुए था। सोचिए अगर महात्मा गांधी की ये मांग पूरी हो जाती तो आज भारत का क्या हाल होता। और इसमें रोचक तथ्य ये है कि जब सेना का बंटवारा हुआ तब उस वक्त सेना में पंजाबी मुस्लिम बहुत ताकतवर थे। पंजाब के बहुत से मुसलमान जो पहले या तो सिख हुआ करते थे या ठाकुर हुआ करते थे, क्षत्रिय, राजपूत, पंजाब में राजपूतों की एक सरनेम पर से मिन्हास करते हैं। आपको पाकिस्तानी सेना में बहुत से जनरल या अधिकारी मिलेंगे जिनकी सरनेम मिन्हास होती है और वह हिंदू राजपूत हुआ करते थे। तो मतलब जो भारतीय सेना थी उस सेना का लगभग 60% पंजाबी, मतलब वो पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान हुआ करते थे, यानी बांग्लादेश के लोग, आज के बांग्लादेश, उस वक्त तो बांग्लादेश बना नहीं था, उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी, उनके साथ भेदभाव, ये सभी चीज़ें चालू हुई। दरअसल इस्लाम में श्रेष्ठता की भावना एक बहुत मूल में है। जो इस्लाम ये कहता है कि सब बराबर है, छुआछूत नहीं है, वह बिल्कुल झूठ है। अरबी सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, तुर्क सोचते हैं हम श्रेष्ठ हैं, और जो तुर्की के खलीफा का पतन हुआ वह इसी सोच की वजह से हुआ, क्योंकि वह ये सोचता था कि तुर्क श्रेष्ठ हैं और अरब के लोग ये चाहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। और जब अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा का पतन किया था, उनके साथ लड़ाई किया था, तब अरब के सारे देश अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़े थे और मक्का और मदीना के गवर्नर ने तुर्की की लाइफलाइन हिजाज रेलवे को बम से उड़ा दिया था
कभी इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मित्रों, ये इस्लाम में जो श्रेष्ठता की भावना है ये बहुत खतरनाक होती है। उसी तरह फिर पंजाबी मुस्लिम ये सोचते थे कि हम श्रेष्ठ हैं और ये जो बंगाली मुस्लिम है ये नीच हैं। इसके पहले 2 घटनाएं हुई। पाकिस्तान के एक युद्ध पोत पर 2 बंगाली कोमोडोर को अपमानित किया गया क्योंकि उनको मछली खाने वाला, चावल खाने वाला और बदबू मारने वाला बताया गया। और उन दोनों ने जब कुछ बोलने की कोशिश किया था तब उसमें एक बंगाली कोमोडोर को मारकर समुद्र में फेंक दिया गया। हालांकि बाद में इस घटना को दबा दिया गया और कुछ बंगाली सेनाधिकारियों के मन में जो गुस्सा थी उसको समझा बुझा कर ख़त्म कर दिया गया। उसके पहले इस्कंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी पद पर रहे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक रहे, उनके साथ भी काफ़ी अपमानजनक बातें और अपमानजनक चीज़ें कही जाती थी क्योंकि वह मीर जाफ़र के पोते थे। उसी मीर जाफ़र के पोते जो सिराजुद्दौला की सेना में सेनापति था और जिसने गद्दारी करके लॉर्ड क्लाइव की सेना में मिल गया और सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने बंदी बना दिया और इस तरह पहली बार अंग्रेज़ों के कदम भारत में टिक गए थे, वरना अंग्रेज़ भारत में कभी नहीं टिक पाते। अब अगर मीर जाफ़र ने गलती की थी तो उसकी सज़ा उनके पोते यानी 3 पीढ़ी बाद इस्कंदर मिर्ज़ा को पाकिस्तान में बहुत दी गई। एक जगह वह जाने वाले थे और वहाँ पर एक पंजाबी जनरल ने मंच पर उन्हें अपमानित बात किया था कि आप एक गद्दार के पोते हैं और हमारे अंदर एक देशभक्त का खून बहता है। अंत में इस्कंदर मिर्ज़ा निर्वासित हो गए। उन्हें पाकिस्तान मतलब पंजाबी लोगों ने पाकिस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया और वो लंदन चले गए और लंदन में ही मरे। पाकिस्तान ने उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं दी थी। वह तो जब आज़ादी के बाद बांग्लादेश बना तब इस्कंदर मिर्ज़ा की कब्र को उनकी इच्छा अनुसार शायद करबला में या कहीं पर दफन किया गया। मैं इस बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस तरह एकीकृत पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान जब एक थे तो बंगाली लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उसी वक्त पंजाब मतलब पाकिस्तान की वायुसेना में काफ़ी भेदभाव होने लगा। तब पाकिस्तान के एक विंग कमांडर मतीउर रहमान और एक और एयर स्क्वाड्रन लीडर सिराजुद्दीन हक, उन्होंने कई बंगाली मूल के वायुसेना अधिकारियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की वायुसेना में बगावत करने का प्लानिंग रचा। और ये प्लानिंग किया गया कि हर बंगाली जो फाइटर पायलट है वह अपने लड़ाकू विमान को लेकर भारत में भाग जाएगा और वहां से वह पाकिस्तान पर हमले करेगा। 20 अगस्त 1971 की बात है। कराची एयरबेस पर T-21 ट्रेनी जो विमान था उसे राशिद मिन्हास उड़ाने जा रहे थे। राशिद मिन्हास जो पहले उनके पिताजी या परदादा कोई हिंदू क्षत्रिय रहे होंगे क्योंकि मिन्हास क्षत्रियों की सरनेम है, और उन्हें पता नहीं था कि उस एयरबेस पर बंगाली वायुसेना अधिकारियों ने क्या साजिश रची है। तभी उनके पास एयर कमोडोर मतीउर रहमान आते हैं। अच्छा, उस वक्त मैं बता दूं कि पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारियों को जो पंजाबी मूल के थे, पंजाबी मुस्लिम थे, उन्हें भनक लग चुकी थी कि बंगाली मुस्लिम सेना अधिकारी ये बगावत कर सकते हैं। उन्होंने वायुसेना में जितने भी बंगाली मूल के अधिकारी या कर्मचारी या फाइटर पायलट थे उन्हें ग्राउंड ड्यूटी पे लगा दिया। यानी या तो उन्हें छुट्टी पे भेज दिया था या उन्हें प्लेन उड़ाने से मना कर दिया गया था। मतीउर रहमान जो बड़ी पोस्ट पर थे, बंगाली थे, उन्हें भी ग्राउंड ड्यूटी पर लगा दिया गया और उनको ये ड्यूटी दी गई कि जो भी पंजाबी मुस्लिम पायलट
ट्रेनिंग के लिए जहाज़ लेकर जाए तो उस जहाज़ को अंतिम बार एक बार चेक करना होता है कि ऑल इज ओके। तो वह चेक करने के लिए गए मतीउर रहमान, और जो पीछे का कॉकपिट होता है वहाँ पर जाके बैठ गए और एक पिस्टल राशिद मिन्हास के सर पर लगा दिया और बोला कि प्लेन लेकर चलो। राशिद मिन्हास ने को आभास हो गया कि हमारा जो प्लेन है वो किडनैप हो चुका है, और उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक आपातकालीन सूचना दिया। आप यह सूचना सुनिए, ये राशिद मिन्हास के ही ओरिजिनल क्लिप है। उसके बाद मतीउर रहमान ने प्लेन को पूरी तेजी से काबू करने की कोशिश किया। हालांकि दोनों पायलट में कंट्रोल को लेकर के काफ़ी संघर्ष हुआ, चूँकि जो डबल कॉकपिट वाले ट्रेनी विमान होते हैं उसमें दोनों कॉकपिट से प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है। अंत में हुआ ये कि हड़बड़ी में मतीउर रहमान जो कैनोपी होती है, कैनोपी को लॉक करना भूल गए थे और हवा के एक झोंके में कैनोपी उड़ गई, और कैनोपी के उड़ जाने से प्लेन, क्योंकि इतनी स्पीड में लड़ाकू विमान उड़ता है कि प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और वह प्लेन भारतीय सीमा से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर, जो बनासकाठा जो हमारे गुजरात का बॉर्डर है, वहाँ से 32 किलोमीटर दूर एक थट्टा नामक कस्बा है जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर गिर गया और वहाँ पर सब सारी चीज़ें मिली। और पाकिस्तान ने यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि हमारे राशिद मिन्हास ने तो ऐसी बहादुरी दिखाई, ऐसी, उन्हें तो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान हैदर दिया गया, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर राशिद मिन्हास बहादुर होते तो प्लेन का एक इंजन का जो मेन स्विच होता है वो फ्रंट कॉकपिट पे होता है, वह उस स्विच को ऑफ करके 2 मिनट में ही प्लेन को काबू में कर सकते थे। लेकिन चूंकि प्लेन की कैनोपी उड़ चुकी थी, इसीलिए दोनों पायलट अपने आप की जान बचाने के लिए संघर्ष कर पा रहे थे, दोनों इजेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और जहाँ पर विमान गिरा वहाँ से कई किलोमीटर पहले कैनोपी मिली, जो साबित करती है कि कैनोपी पहले टूटकर गिरी थी, क्योंकि प्लेन में कैनोपी के उखड़ने के सारे निशान मिले थे। खैर, वह पाकिस्तान का अपना मामला है। मैं दोनों लोगों को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि दोनों सैनिक थे और दोनों सैनिक एक देशभक्त होता है, मेरा ये मानना है, चाहे वह किसी भी देश का हो। हमें सैनिकों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सैनिक अपनी देश के लिए लड़ता, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। सैनिक कभी निजी स्वार्थ के लिए शहीद नहीं होता। जो भी सैनिक हो, चाहे वह किसी भी देश का हो, वो अपनी देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है। इसीलिए मैं सैनिकों का सम्मान करता हूँ। हालांकि सिर्फ पाकिस्तान का ही एक ऐसा देश है जहाँ के सैनिक बलात्कारी होते हैं, और यह बात उन्होंने बांग्लादेश में भी साबित किया। और जिन जिन देशों में यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये शांति सेना में गए, वहाँ भी इन्होंने बलात्कार किया है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना को एक बलात्कारी सेना कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो उसके बाद पाकिस्तान ने अपने ही देश के विंग कमांडर मतीउर रहमान के साथ किया, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनकी लाश को एयरबेस पर लाया गया, उनकी डेड बॉडी पर चप्पल बरसाए गए, चप्पल,
उन्हें पाकिस्तान में कहीं दफन करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी पत्नी रोती बिलखती रहीं। फिर अंत में एक गुमनाम जगह पर उनकी डेड बॉडी को दफन कर दिया गया और पाकिस्तान के कई प्रमुख सैन्य बेस पर उनकी जहाँ तस्वीर थी उसके नीचे गद्दार लिखा गया, गद्दार। और राशिद मिन्हास का बहुत महिमा मंडन किया गया। उसके बाद ये जो घटना थी और मतीउर रहमान की डेड बॉडी के साथ जिस तरह पाकिस्तान ने बिहेव किया, दुनिया का कोई भी देश अपने दुश्मन देश के सैनिकों का भी सम्मान करता है। सैनिक का हमारी भारतीय सैनिक अगर किसी पाकिस्तानी को पकड़ मारती है, या कारगिल में जितने भी पाकिस्तान के लोगों ने अपने सैनिकों का डेड बॉडी छोड़कर भाग गए, तो भारतीय सेना ने इज्जत के साथ उन्हें दफन किया, एक उन्हें अंतिम विदाई दी, गार्ड ऑफ ऑनर। एक सैनिक सम्मान का अधिकारी होता है, चाहे वह किसी भी देश का। लेकिन पाकिस्तान अपने ही देश के सैनिक मतीउर रहमान की डेड बॉडी को चप्पलों से मारा था। और ये बात कई वेबसाइट पर है, BBC पर भी है, और पाकिस्तान के जो उस वक्त के थे वो लोग भी बताते हैं कि हाँ, हमने मारा था क्योंकि मतीउर रहमान एक गद्दार था। उसके बाद पाकिस्तान में जितने भी बंगाली मूल के सेनाधिकारी या अधिकारी थे, और ये खबर जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पहुंची, तब ये बगावत और बढ़ गई। उसके बाद वहाँ पर एक मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया और फिर शेख मुजफ्फर रहमान के नेतृत्व में और बगावत हुआ। शेख मुजफ्फर रहमान ने इस घटना को सबको काफ़ी हाईलाइट हुआ। उसके बाद बांग्लादेश बना, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। जब बांग्लादेश बना तब बांग्लादेश ने अपने इस योद्धा मतीउर रहमान के शव को बांग्लादेश विमान की एक विशेष जहाज़ भेजा गया और उस जहाज़ से उनकी डेड बॉडी को बांग्लादेश लाया गया। और बांग्लादेश के चिटगांव उनके गांव में जहां पर वो थे, वहां पर पूरे सैनिक राजकीय सम्मान के साथ उनका उनको दफन दिया गया। आप क्लिप में देख सकते हैं। অবশেষে স্বাধীন দেশের মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান। দুপুরে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে দাফন করা হয়। এর আগে সকালে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মোনাজাত। বিস্তারিত লুৎফুর রহমানের রিপোর্টে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান সবসময় স্বপ্ন দেখতেন পরাভব না মানা স্বাধীন সার্বভৌম এক বাংলাদেশের। তাই 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে মুহূর্ত মাত্র দেরি করেননি তিনি। পাকিস্তানে কর্মরত এই বৈমানিক ছুটিতে এসে নিজ এলাকা ভৈরবে যুদ্ধ সংগঠনের পাশাপাশি নিজেও সরাসরি অংশ নেন। ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরে গেলেও ইচ্ছে ছিল বিমান নিয়ে দেশে ফিরে সর্বাত্মক যুদ্ধে যোগ দেবেন। পরিকল্পনা মতো 71 সালে 20 আগস্ট করাচির মশরুর ঘাঁটি থেকে একটি T-33 বিমান ছিনিয়ে নিয়ে ভারতের জামনগর বিমান ঘাঁটির দিকে আসতে থাকেন। কিন্তু পথে বিমানটি বিধ্বস্ত হলে শাহাদাত বরণ করেন মতিউর। দীর্ঘ 35 বছর পরে এই সূর্য সন্তানের দেহাবশেষ মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে এনে কিছুটা হলেও যেন ঋণ শোধ করল এই জাতি। সকালে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের দেহাবশেষবাহী কফিন প্রথমে রাখা হয় জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে। এখানে বিশেষ মোনাজাত শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন সরকার প্রথমে কফিনে ফুল দেন। এরপর একে একে শ্রদ্ধা জানান 3 বাহিনীর প্রধান এবং বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষে শহীদ মতিউরের স্বজনরা তাদের অনুভূতির কথা জানালেন এভাবেই। আমি তো সবাইকে বলেছি জাতির গর্ব জাতির গৌরবকে নিয়ে এসেছি, কিন্তু আমি আমার ভাইকে এনেছি, আমি আমার ভাইকে আমার মাটিতে পেয়েছি। এটি আমি বলতে পারি যে দেশের গৌরব জাতির গৌরব চিরকালের ঐতিহাস থাকবে। জাতি এত বিরাটভাবে সম্মান দেখিয়েছে, তার জন্য এজ এ ফ্যামিলি মেম্বার আমরা তো গর্ববোধ করি। বাংলাদেশের মাটিতে তার অস্তিত্বের আসল সার্থকতা হচ্ছে যে তার প্রেরণায় নতুন প্রজন্ম যারা আসছে, ভবিষ্যতে যারা আসবে, তারা যেন এই জাতিকে আরও সামনের দিকে আরও গৌরবের দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রযাত্রাধারে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। এরপর মোটর শোভাযাত্রা সহকারে কফিন নেওয়া হয় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে। সেখানে একটি শকটে করে রাষ্ট্রীয় সালাম সহকারে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের কফিনটিকে দাফনস্থলে নেওয়া হয়। সেখানে আরও একবার রাষ্ট্রীয় সালাম শেষে দেশের মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শহীদ মতিউর রহমানকে।
এরপর শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয় আর সবশেষে সমাধিস্থলে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শহীদের স্বজনরা। লুৎফর রহমান, RTV, ढाका। बांग्लादेश बनने के बाद मतियुर रहमान को वीर श्रेष्ठों की उपाधि दी गई। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ बांग्लादेश के सैनिक अधिकारी और बांग्लादेश के 3 मंत्री पाकिस्तान जाकर उनकी कब्र को वहां से खोदकर बांग्लादेश विमान यानी बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन से सैनिक सम्मान के साथ ताबूत में रखकर उनके शव को वापस बांग्लादेश लाए और उनका एक भव्य स्मारक बनवाया गया और उन्हें आज बांग्लादेश में काफ़ी सम्मान है। उनके नाम पर बांग्लादेश में कई स्कूल कॉलेज हैं।